DSSB, PRT, TGT, PGT के लिए मैं पेडागोजी का चैप्टर नंबर 4 लेकर आ चुका हूं। इससे पहले 3 चैप्टर मैं ले चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। ये जो मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 कराऊंगा, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करेंगे। वो होगा वेरियस रोल्स ऑफ टीचर इन स्कूल, यानी कि शिक्षक की विद्यालय के अंदर अनेक भूमिकाएं। आप देखते हो कि कई क्वेश्चंस में आता है रोल एज ए टीचर, कई में आता है रोल एज ए फैसिलिटेटर। तो एक टीचर के एक स्कूल के अंदर कितने रोल होते हैं? अब देखिए, जब भी आपसे रोल ऑफ ए टीचर पूछा जाता है तो आपका बेसिक सा जो थॉट होता है वो ये होता है कि एक टीचर की जिम्मेदारियां क्या है एक बच्चे के लिए। लेकिन आप एक चीज समझें कि एक टीचर की जिम्मेदारी बच्चे के लिए भी होती है, समाज के लिए भी होती है और पूरे के पूरे मैनेजमेंट के लिए भी होती है। एक टीचर जवाबदेह है काफी सारे लोगों को। तो ऐसे में एक टीचर के जो रोल्स हो जाते हैं वो काफी सारे हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक टीचर के 8 रोल जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम विप्लव सिंह है। हम DSSB, PRT, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं। जो एग्जाम माफिया है उसको उखाड़ फेंकने का हमारा पूरा प्लान है। फ्री में एक एक चीज पढ़ेंगे, एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। बस आप लोगों को वीडियोस लाइक करनी है, पूरी वीडियो देखनी है और नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि जब भी एग्जाम आए हम झपट्टा मार दे एग्जाम से एकदम से। तो चलिए दोस्त, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक टीचर का जो सबसे पहला रोल होता है वो एक शिक्षक के रूप में होता है। आप एक स्कूल के अंदर जाते हैं चुने हुए शिक्षक के रूप में, यानी कि आप लैस हैं साइकोलॉजी और पेडागोजी से। एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागोजी आपकी नस नस के अंदर बह रही है और आपको पता है कि कैसे मैं अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता हूं। आपने देखा 30 बच्चों में से 10 तरीके से सीखने वाले बच्चे हैं, तो आप उन 10 तरीके के बच्चों को पढ़ाएंगे, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये नहीं कि यार ये कुछ अलग तरीके से सीखता है, आई डोंट नो हाउ टू टीच। तो हर एक बच्चे को पढ़ा पाना टीचर की कौन सी क्वालिटी थी? मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में। कौन सी क्वालिटी थी बताइए? रिसोर्सफुलनेस। तो एक टीचर के रूप में आपका पहला रोल हो जाता है कि आप स्कूल के अंदर एंट्री लें और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से शिक्षक के रूप में आप कैसे पढ़ाएंगे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? आप अलग अलग प्रोसेस की नॉलेज रखेंगे, जैसे कि आप एक्शन रिसर्च भी करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप रेमेडियल टीचिंग भी करेंगे। आपको असेसमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में पहला रोल होता है टीचर का। रोल एज ए टीचर, शिक्षक के रूप में भूमिका। ठीक है, पहली चीज आप समझ गए हैं, डन। दूसरा, रोल एज ए गाइड, यानी कि मार्गदर्शक के रूप में। एक बच्चा नासमझ है, नादान है और उसके माँ बाप ने उसे स्कूल के अंदर भेजा है, किस होप में कि ये स्कूल के अंदर जाएगा, अपने शिक्षकों से सीखेगा और इसको गाइड करने वाले लोग बिल्कुल जो परफेक्ट हैं वो स्कूल में है। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। तो एक टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है, या एक टीचर का मेन रोल है एक अच्छा गाइड होना। किस चीज में गाइड होना? लर्निंग प्रोसेस में। किस चीज में? लर्निंग प्रोसेस में। लर्निंग प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? सीखने के वक्त, या सीखने के प्रोसेस का मतलब होता है आपका जो है, अभी वर्ड माइंड से उतर गया, सीखते वक्त। ठीक है, तो मार्गदर्शक आप बनेंगे। बच्चे के डेवलपमेंट के जो तीनों एरियाज हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपका साइकोमोटर, ये तीनों के तीनों डेवलप करने होंगे। और वो कैसे होंगे? जब अच्छी गाइडेंस एक बच्चे को मिलेगी। तो एक टीचर एक गाइड के रूप में भी सीखते वक्त बच्चे कहां पर गलतियां कर रहे हैं, कहां पर बच्चों को इंप्रूव करने की जरूरत है, और बच्चे को एक अच्छे गाइड के रूप में टीचर चाहिए। तो एज ए गाइड, रोल एज ए गाइड, मार्गदर्शक के रूप में।
अगला जो रोल है दोस्तों टीचर का, वो है रोल एज ए लीडर, नेता के रूप में। अब देखिए, मार्गदर्शक और नेता के बीच में फर्क क्या है? इन दोनों के बीच में फर्क है अथॉरिटी का, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो बहुत अलग है। जो मार्गदर्शक होता है ना दोस्त, वो देता है सुझाव। क्या देता है? सुझाव। सुझाव को क्या बोलते हैं हम? सजेशन। मार्गदर्शक हमेशा सुझाव देगा, आपका गाइड हमेशा सुझाव देता है, एडिशनल नॉलेज देता है। आप बोल क्या सकते हो? एडिशनल नॉलेज देता है, ठीक है। लेकिन जो नेता है वो सुझाव नहीं, वो ऑर्डर देता है। वो क्या देता है? वो ऑर्डर देता है, ठीक है। ऑर्डर को बोलते हैं आदेश। तो आपने एक टीचर को देखा होगा कि वो बच्चों को कई काम तो सुझाव देकर करवाता है और कई काम आदेश देकर करवाता है। तो एक टीचर को अलग अलग रोल में फिट होना पड़ता है। कभी वो स्कूल के अंदर रोल एज ए गाइड का प्ले करता है और कभी वो रोल एक लीडर का प्ले करता है, नेता के रूप में। नेता रिजिडली जो है लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। और दोस्त, नेता के रूप में एक टीचर को होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आप मुझे एक बात ये बताओ, आप नेता किसको मानते हो? बच्चे किसी टीचर को वैसे तो नेता मान नहीं लेंगे, अपना लीडर कब मानेंगे? जब वो उससे पूरे तरीके से प्रेरित होंगे। तो याद रखना दोस्तों, रोल एज ए रोल मॉडल, आदर्श के रूप में। ये 8वां पॉइंट साथ साथ समझो कि एक टीचर का रोल होता है आदर्श के रूप में, रोल एज ए रोल मॉडल। मान लो मैं स्कूल के अंदर जाकर रिसेस से पहले बच्चों को पढ़ाता हूं कि फास्ट फूड खाने के कितने नुकसान है, हार्मफुल, हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। और जैसे ही 4th पीरियड ओवर हुआ, रिसेस हुई और सामने वाली सीट पर देखा कि राजू बैठा हुआ है, मैंने कहा कि राजू उठो, जल्दी से यार लाइब्रेरी नहीं, जल्दी से कैंटीन में से जाके 4 समोसे और एक हाफ प्लेट चाउमीन लिया, बहुत भूख लग रही है। तो क्या बच्चे मुझसे कुछ सीखेंगे वहां पर? बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तो एक आदर्श के रूप में एक टीचर को जो है पेश आना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए खुद भी कि देखो हमारे गुरुजी भी नहीं खाते हैं, वो ये देखें कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, जैसा कि आप सीटेट की कैटेगरी में देख रहे हो टीचरों को। तो वो रोल मॉडल वगैरह कुछ ना है। तो रोल एज ए रोल मॉडल, आदर्श के रूप में एक टीचर का जो है रोल अगर हो जाता है, तभी वो रोल एज ए लीडर निभा पाएगा नेता के रूप में। तो वो नेता के रूप में भी काम करता है। जहां पर बच्चे गलत जाते हैं उनको रोकता है, उनको सही सजेशन देता है एज ए गाइड, लेकिन एज ए लीडर रिप्रेजेंट करता है वो उससे सीखने वाले बच्चों को। तो रोल एज ए लीडर के रूप में भी होता है। अब एनसीएफ का सबसे प्यारा पॉइंट और टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, वो है फैसिलिटेटर, यानी सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में। अब आपने देखा होगा कि एक स्कूल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब की लैब भी होती है, ठीक है। और एक टीचर के पास सारे रिसोर्स भी होते हैं कि बच्चों के ऊपर थोड़े से पैसे खर्च करने के लिए, यानी कि आप जब टीचर लग जाओगे तो आपके स्कूल के अंदर कुछ पैसे भी आएंगे जिससे आप खर्च कर पाएं बच्चों के लिए अलग अलग चीज। या जो स्कूल के अंदर साधन हैं वो आपको पता है कितने हैं और वो बच्चों को प्रोवाइड आप ही करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। यानी कि जब लर्निंग प्रोसेस चलेगा, यानी कि व्हेन एवर लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस विल हैपन, उस टाइम पर बच्चे को जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो किसी मान लो किसी कॉपी पेन या किसी फिजिकल चीज की जरूरत पड़ेगी या फिर इमोशनल चीज की भी जरूरत पड़ेगी, तो जिस जिस चीज की जरूरत टीचिंग लर्निंग के टाइम पर पड़ेगी आपको वो प्रदान करनी पड़ेगी। तो रोल एज ए फैसिलिटेटर, और ये एनसीएफ 2005 में जो है रोल, इस रोल को ज्यादा तवज्जो दी थी। एनसीएफ 2005 फैसिलिटेटर क्यों दी थी? क्योंकि इसके अंदर जोर किस चीज पर दिया गया था? लर्निंग बाय डूइंग पर, यानी कि करके सीखो। अब आप मुझे बताओ, बच्चे जब खुद करके सीखेंगे तो उन्हें हर टाइम पर किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो गलतियां भी करते रहेंगे तो टीचर की जरूरत हर स्टेप पर पड़ेगी। तो जब बच्चे ही खुद कर करके सीखेंगे, जब बच्चे ही खुद लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे, तो एक टीचर का रोल फैसिलिटेटर के रूप में होना बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो रोल एज ए फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में कब करता है सुविधा ये प्रदान? सीखते सिखाते वक्त, सीखते सिखाते वक्त।
ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ए टीचर फैसिलिटेट हिज स्टूडेंट्स, हिज और हर, मैडम हो आप या मास्टर हो, डजेंट मैटर। आगे देखो दोस्त, ये रोल काफी इंपॉर्टेंट है, रोल एज ए रिसर्चर। रिसर्च का मतलब होता है खोजकर्ता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप एक टीचर हैं या आप एक रिसर्चर हैं। अब देखो, टीचर भी एक रिसर्चर होता है स्कूल में। किस चीज का रिसर्च करेगा? आपके माइंड में सीधा एक क्वेश्चन आ गया कि भाई अगर एक टीचर रिसर्च करेगा तो वो किस चीज पर करेगा? वो पेट दर्द की दवाई के ऊपर तो रिसर्च करेगा नहीं, वो इन चीजों पर रिसर्च करेगा जो पेडागोजिकल कंसेप्ट हैं और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के कंसेप्ट हैं। यानी कि मैं अपनी शिक्षण विधियों को कैसे बेटर करूं। अगर अलग तरीके से सीखने वाले बच्चे मेरे सामने आ जाए तो और नई नई तकनीक क्या हो सकती हैं। तो एजुकेशन के मामले में बच्चों को पढ़ाने की अलग अलग तकनीकें क्या हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की अधिगम की कठिनाई वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे उपकरण क्या हो सकते हैं, हम कैसे टीचिंग लर्निंग को बेटर कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर खोज कौन करेगा? अब इस चीज के ऊपर खोज हमारे मम्मी पापा तो करेंगे नहीं बच्चों के, इस चीज के ऊपर खोज कौन करेगा? इस चीज के ऊपर खोज करेगा टीचर। तो एक टीचर को रिसर्चर भी कहा जाता है। अब देखिए, याद रखना, टीचर को ऑलराउंडर होना पड़ता है, उसको वेरियस रोल्स प्ले करने पड़ते हैं एक स्कूल के अंदर। जब वो सिलेक्ट होकर बच्चों के लिए जो है चुना हुआ टीचर बन जाता है, तो एक रिसर्चर के रूप में किस चीज की रिसर्च होगी मैंने आपको बता दिया। तो रोल एज ए रिसर्चर, खोजकर्ता के रूप में। आगे देखो, रोल एज ए मैनेजर, प्रबंधक के रूप में। अब देखो, रोल ऑफ ए मैनेजर मैंने आपको क्यों कहा, याद रखना, अगर जब भी आपसे पूछे कि क्लासरूम के अंदर किस प्रकार की एजुकेशन दी जाती है या किस तरीके से बच्चा सीखता है। मान लो 30 बच्चों के बीच में आपका लड़का राजू बैठा है, आपका लड़का राजू बैठा है, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका बेटा राजू 30 बच्चों के बीच में बैठकर एक टीचर से किस तरीके से सीख रहा है, व्यक्तिगत रूप से सीख रहा है या फिर सामूहिक रूप से सीख रहा है, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड तरीके से सीख रहा है या ग्रुप तरीके से सीख रहा है, ग्रुप स्टडी के तरीके से सीख रहा है। तो आंसर होगा दोनों तरीके से। कैसे? दोनों तरीके से। क्यों? क्योंकि एक बेचारा टीचर प्राइमरी लेवल पर 30 बच्चों को मैनेज करता है। सिर्फ 30 बच्चों को ही मैनेज नहीं करता, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करता है। याद रखना, रोल एज ए मैनेजर के बीच में एक और रोल आ जाता है, रोल एज ए कोऑर्डिनेटर। किस चीज का कोऑर्डिनेटर? एक तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए पूरा का पूरा आपका जो है, मान लीजिए, अरे एक तो स्कूल हो गया, शिक्षा मंत्री हो गए, अलग अलग तरीके के फैलाने दकड़े हो गए, करिकुलम हो गया, ये सारी चीज होगी। यानी कि एक तो हो गया आपका मैनेजमेंट पूरा का पूरा, यानी कि जिसने टीचर को नौकरी दे रखी है, उनका मेन काम क्या है कि यहां पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए। तो बच्चों के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में एक दीवार कौन सी होती है, एक ब्रिज कौन सा होता है? वो टीचर होता है। तो एक मैनेजर के रूप में, यानी कि वो बच्चों को भी मैनेज करता है और वो जो मैनेजमेंट है ओरिजिनल और जो बच्चे हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम भी करता है। तो रोल एज ए मैनेजर। अब लास्ट में क्या रह गया? रोल एज ए मोटिवेटर, अभिप्रेरक के रूप में। अब देखो, आपने यहां पर देखा होगा कि प्रेरक नहीं लिखा मैंने, अभिप्रेरक क्यों लिखा है? ये डीप डीप बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हुआ चलूंगा। अब देखो, यहां पर है प्रेरक और यहां पर है अभिप्रेरक। अब एक बच्चा अगर किसी चीज को देखकर मोटिवेट हो जाए और जिस चीज से वो मोटिवेट हुआ है, जिस आदमी से वो मोटिवेट हुआ है, उसे पता ना हो, तो वो उसके लिए एक प्रेरक होगा। जैसे कि एक लड़की, सुंदर सी लड़की जा रही है, लड़के की मुंडी उसकी तरफ घूमी जा रही है और वो बोला वाह, तो वो उसके लिए प्रेरक है। लेकिन 4-5 दिन बाद उस लड़की को पता लग गया कि ये लड़का मेरे को देखकर मोहित हो रहा है और इसका ओरिजिनल नाम भी मोहित है, तो वो उसके लिए अब क्या होगी? अभिप्रेरक होगी। यानी कि उसको पता है कि मैं उसको मोटिवेट करती हूँ, तो वो चलती है तो थोड़ी सी उसकी चाल और लटक मटक वाली हो जाती है, तो अब वो उसके लिए अभिप्रेरक होगी। ऐसे ही जब टीचर बच्चे से बात करता है, बच्चे को पढ़ाता है, उसको गाइड करता है, उसको लीड करता है, तो
उसे पता होता है कि मैं बच्चे को मोटिवेट कर रहा हूं, तो वो उसके लिए प्रेरक ना होकर अभिप्रेरक है। दोस्त, बच्चे के लिए एक मोटिवेटर के रूप में काम करते हुए उसे एक चीज देनी पड़ती है जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट कब दिया जाता है? जब इंटरनल मोटिवेशन की कमी हो जाती है। इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन को आप क्या बोलेंगे? आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए, मोटिवेशन दो तरीके की होती है। यानी कि मैं एक बच्चा हूं, अगर मेरे दिल के अंदर से यह बात आ रही है कि मुझे पढ़ना है, तो मैं इंटरनली मोटिवेटेड हूं। लेकिन हमेशा इंटरनली मोटिवेटेड कोई भी नहीं रह सकता। हमेशा किसी न किसी की आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर किसी न किसी कारण से कमी आ जाती है। तो जब बच्चे की इंटरनल मोटिवेशन के अंदर कमी आए, जब बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर कमी आए, तो टीचर उसको रीइंफोर्समेंट देता है। क्या देता है उसको? रीइंफोर्समेंट, जिसको क्या बोला जाता है? पुनर्बलन। पुनर्बलन दिया जाता है। इस पुनर्बलन को ही क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन, या एक्सटर्नल मोटिवेशन को ही आप रीइंफोर्समेंट बोल सकते हो। एक ही चीज है। तो बच्चे की जब इंटरनल मोटिवेशन में कमी आए तो एक्सटर्नल मोटिवेशन देनी पड़ेगी। यानी कि जब मेरा मन करे कि नहीं, मैं नहीं पढ़ता, मैं तो पढ़ाई छोड़ रहा हूं, तो कोई दूसरा आपका टीचर आपके पास आए और समझाए कि देखो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, तुझे जो मिलेगी मिलेगी, तो वो रीइंफोर्समेंट दे रहा है। तो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में हमेशा इंटरनली मोटिवेटेड रहना किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी लर्नर के लिए पॉसिबल ही नहीं होता नेचुरली। तो उस टाइम पर एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन देने के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर को तो पकड़ कर नहीं लाओगे आप, तो टीचर को एक अभिप्रेरक भी होना पड़ता है। ही हैज टू प्ले द रोल ऑफ ए मोटिवेटर whenever a child is not internally motivated, then he has to unplug his ability to reinforce that child to feel again motivated। तो दोबारा से बच्चे को मोटिवेट करने के लिए वो एक अभिप्रेरक के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में क्या करता है? काम करता है। तो दोस्त, आज की इस क्लास के अंदर हमने टीचर की अलग अलग जो भूमिकाएं थी 8 की 8 उनको डिस्कस किया है। मैंने एक चीज नोटिस की कि अब हमने कितने चैप्टर कर लिए? चैप्टर 1 किया, उसके बाद हमने चैप्टर 2 किया, उसके बाद हमने चैप्टर 3 किया, और आज हमने कर लिया चैप्टर 4। तो ये 4 चैप्टर हमने पेडागोजी के अंदर कर लिए हैं। दोस्त, चैप्टर 1 पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने देखा। चैप्टर 2 को भी ठीक ठीक ने, लेकिन चैप्टर 3 को इतने स्टूडेंट ने नहीं देखा। तो वीडियो समझ में नहीं आ रही है, या कोई और दिक्कत है, या क्या बात है, आप मुझे बताइएगा। मैं आपको सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ D+B की। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा चौथा चैप्टर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया वेरियस रोल्स ऑफ ए टीचर इन स्कूल। एक स्कूल के अंदर एक शिक्षक की अलग अलग भूमिकाएं क्या क्या होती हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के मोबाइल पर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, और जो भी आपको कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपके लाइक कमेंट करने से बहुत कुछ फर्क आता है। और दोस्त, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूं जब आप लोग नीचे कमेंट करते हैं। तो दोस्त, ये जो भी चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ये मैं बिल्कुल अपने दिल से आप लोगों की मदद करने के लिए कर रहा हूं। और दोस्त, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। पेड कोर्सेज में जो फैसिलिटीज आपको XYZ जगह पर लूट कर दी जाती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली हैं। और इसके साथ रीजनिंग की भी मैंने एक क्लास ले ली थी, आज आपको दूसरी क्लास भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल हमारे साथ अपडेटेड रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने भी लोगों को आप जानते हो जो टीचर बनना चाहते हैं, तो आप जरूर उनके मोबाइल पर हमारे इस चैनल को शेयर कीजिएगा। दोबारा से आप लोगों से मिलकर जिस नई एनर्जी का मैं अपने अंदर जो है एग्जिस्टेंस महसूस कर रहा हूं, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। यू आर द रियल मोटिवेशन फॉर मी। आप लोग ही वो एक रियल मोटिवेशन है जो मुझे पावर हाउस बना देता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। और दोस्त, सीधी सी बात है कि मेरा मेन एम है आप लोगों की नौकरी लगनी चाहिए। दोस्त, इसके लिए आप फुली मोटिवेटेड रहें, अपने आप नोट्स बनाते रहें, और एक एक दिन एक एक
घंटा, एक एक मिनट आप लोग उसी चीज़ के पीछे लगे रहें जो आपके लिए ज़रूरी है, और वो है एक नौकरी। और टेट एग्ज़ाम की तैयारी को भूल जाओ, DSSB की करो। DSSB की तैयारी करते करते CTET तो आपका एग्ज़ाम देना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सो डोंट वरी, कमेंट ज़रूर करें नीचे, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से, पढ़ते ज़रूर रहना है। टेक केयर एवरीवन।